CUEP वैसे बताया जाए तो बहुत चीप कॉलेज है, मतलब यहाँ पे आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। डीमोटिवेट नहीं होना है, अभी खुद पे भरोसा रखो। अगर तुम जेन्युइनली पढ़ रहे हो, मतलब मेरे पास बुक्स भी नहीं थी, मैथ्स एकदम सरप्राइजिंग था। ऐसा नहीं था कि PYQ जैसे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी भी तुम्हें थ्योरी आती हो, कितना भी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस हो। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज हमारे साथ इंटरव्यू में यश पवार है, जिन्होंने MHTCT 2022 एग्जाम में 180 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 200 एंड इनके जो परसेंटाइल थे वो 99.89 थे एंड ऑल ओवर स्टेट रैंक जो था इनका, महाराष्ट्र में इनका जो स्टेट रैंक था वो 128 था एंड डिविजनल रैंक की अगर हम बात करें तो वो 10 रैंक आई थी। तो आज इस इंटरव्यू में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ यश पवार जो है अपनी MHTCT की पूरी जर्नी शेयर करने वाला, अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है शेयर करने वाले एंड आपको भी MHTCT के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड आपको कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी चाहिए, सारी चीजें जो हम लोग आज के इस इंटरव्यू के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो आज के इस इंटरव्यू सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हाय यश, कैसे हो? हेलो, मैं बढ़िया। तो यश, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में बता दीजिए। हेलो, मेरा नाम यश रमेश पवार है और मुझे MHTCET 2022 में 99.89 परसेंटाइल मिले थे एंड आई एम करेंटली स्टडिंग एट COEP इन कंप्यूटर ब्रांच। मतलब जो भी CET स्टूडेंट्स होते हैं सभी सारे स्टूडेंट्स का यही ड्रीम होता है कि उन्हें जो है COEP में CS मिले या फिर VGTI में CS मिले। तो तुम्हारा ऐसा क्या ड्रीम था कि तुमको जो है ऐसा तुम्हारा कौन सा ड्रीम कॉलेज था या फिर ड्रीम ब्रांच थी? एक्चुअली मुझे कॉलेज का ज़्यादा फिक्र नहीं था, मुझे बस CS ब्रांच चाहिए था। तो मैंने उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले और मिल गया COEP। ओह ग्रेट, नाइस। सभी स्टूडेंट्स का तो ड्रीम कॉलेज ही होता है COEP। सारे जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज COEP VGTI होता है। बहुत कम स्टूडेंट्स को लकीली कॉलेज मिल पाता है वो। एंड वन ऑफ द स्टूडेंट यू कि आपको जो है CS में एडमिशन मिला है COEP में। अब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अगर आप टॉप कॉलेज में CS में अभी पढ़ रहे हो तो। यश, आप बताइए आपने MHTCT की कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, या आप MHTCT पे फोकस कर रहे थे या फिर JEE पे फोकस कर रहे थे? एक्चुअली मैं JEE कर रहा था, MHTCET का कुछ ऐसा फिक्स नहीं था। JEE के फर्स्ट सेशन के बाद मुझे ऐसा लगा कि JEE से कुछ होने नहीं वाला, इसलिए मैंने तभी CET पे शिफ्ट कर दिया। तो मुझे तब हार्डली 40 to 45 डेज बचे थे CET के लिए, तो तब से मैंने CET के लिए पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो JEE में कितने परसेंटाइल आए थे आपके फर्स्ट सेशन में? एक्चुअली JEE में तो कम ही आए थे, 90 पॉइंट कुछ आए थे। ओके। अभी इस करंट सिनेरियो में भी ऐसे ही है। जनवरी में जो है फर्स्ट सेशन हुआ एंड अप्रैल में अभी सेकेंड सेशन होने वाला है। अभी भी स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है कि हम JEE की तैयारी करें या CET की तैयारी करें। तो इससे आप भी यही स्टेज से गुजरे हो, तो आप कैसे इनको गाइड करोगे कि इनको JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या CET के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? मैं तो सबसे कहूँगा कि अब प्रैक्टिकल सोचने का वक्त आ चुका है। वैसे क्या होता है, हम JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर हमें लगता है कि CET क्या है, हम JEE के लिए कर रहे हैं तो हम JEE के लिए करते हैं। पर CET भी अच्छी चीज़ है, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैं CET क्यों दूँ, मैं JEE का हूँ, मैं JEE के लिए ट्राई करता हूँ सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इतने कम वक्त में ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से बहुत अच्छा सा परसेंटाइल आ जाए। तो मैंने तब डिसाइड किया कि JEE को थोड़ा सा ड्रॉप आउट कर देते हैं और CET पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमें कुछ अच्छा कॉलेज चाहिए CS के लिए, या कुछ कोई भी ब्रांच आपको जो चाहिए वो। तो उसके लिए आपको अपने ट्रैक पे ध्यान रखना चाहिए और प्रैक्टिकली सोचा जाए तो आप स्विच कर सकते हो। मतलब कि CET से भी जो है आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हाँ ले सकते हो, है ना? हाँ तो यश, आपने CET की प्रिपरेशन जैसे आपने बताया लास्ट 45 डेज में स्टार्ट हाँ। की। तो मतलब आपका क्या प्लान था कि आपने ऐसा क्या शेड्यूल बनाया था, आपने ऐसा क्या टारगेट बनाया था जिससे 45 डेज में आपने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट लिया? एक्चुअली मुझे CET का ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं, मतलब मेरे पास बुक्स भी नहीं थी और ट्रियम थी, वो जो ग्रीन कलर की होती है वो ट्रियम, लेकिन मैंने कभी उसे खोला नहीं था। मैं पूरा JEE पे फोकस था और तब मुझे PYQ चाहिए थे CET के, तो वो भी अच्छे से मिल नहीं रहे थे। तो मुझे ऑनलाइन ही CET के PYQs मिल गए कुछ 2-3 दिनों में, प्रिपरेशन के शुरुआती के CET के। तो मैंने PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तब मुझे पता चला कि इन दोनों एग्जाम्स में डिफरेंस होता है, मतलब हमें इसके लिए थोड़ा सा अलग अलाइन होना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उससे स्टार्ट कर दी जर्नी। जो भी मेरा JEE का जो मेरा डेली का शेड्यूल था वो मैंने स्विच कर दिया पूरा CET पे, और उससे स्टार्ट हो गया मेरा प्रिपरेशन।
जेई की प्रिपरेशन और सीईटी की प्रिपरेशन बहुत डिफरेंस होती है। जेई में आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 180 मिनट्स में, और यहाँ पे सीईटी में 180 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस को टैकल हाँ। करना है। तो यहाँ पे सीईटी में अगर देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भले तुमको कंसेप्ट आए ना आए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, तभी जाके आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपने 180 मार्क्स स्कोर किया है सीईटी एग्जाम में, तो आपने कैसे टाइम मैनेज किया था सीईटी एग्जाम के टाइम पे? एक्चुअली मुझे डायरेक्ट 180 मार्क्स तो नहीं मिले थे, पहले तो कुछ कम ही मार्क्स थे। मैंने जैसे जैसे एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया, मतलब मॉक टेस्ट कुछ मैंने 15-20 दिन पहले स्टार्ट किया था देना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी भी तुम्हें थ्योरी आती हो, कितना भी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस हो, लेकिन जब इतने ज़्यादा क्वेश्चन सामने आ जाते हैं तो दिमाग में एक सेचुरेशन लेवल बन जाता है, टाइम मैनेज नहीं होता। अगर लास्ट के 10-20 मिनट्स बचे हैं और क्वेश्चन फिर भी ज़्यादा है, मतलब 20-30 क्वेश्चन बचे हैं, फिर भी हमें लगता है कि नहीं होगा ये, पर एक्चुअली वो क्वेश्चन इजी भी हो सकते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो सकते हैं। तो ये सब मैंने एक्सपीरियंस से सीखा, धीरे धीरे टेस्ट देता गया, तब टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर तुम टेस्ट देते गए तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे अभी आपने मॉक टेस्ट का बताया, तो आपने कितने सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे मैंने ज़्यादा नहीं अपने किए टाइम थे, प्रिपरेशन में? मतलब 10 to 15 ही किए थे मॉक टेस्ट सॉल्व, लेकिन वो पूरा एनालिसिस के साथ और किए थे। तुम्हारा, तो आपने जब एनालिसिस किया तब आप इनिशियल स्कोर क्या था आपका? मैंने फर्स्ट MST CET की मॉक टेस्ट सह्याद्री सर की ली थी, और उसमें कुछ 120 मार्क्स आए थे, और हार्डली 20 to 25 डेज बचे थे सीईटी के लिए। तो पहले दिन तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, मतलब इतना सब कुछ आते हुए भी मेरा ऑलमोस्ट सभी सिलेबस कवर था, फिर भी इतना कम स्कोर। तब मुझे पता चला कि इसके लिए अलग से अलाइन होना पड़ता है, एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तो मुझे वो पता चला। तो यश, आप मैथ्स कैसे प्रिपेयर किए थे आपके सीईटी के टाइम पे? बिकॉज अभी सीट मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है मैथ्स डिफिकल्ट जा रहा है, एंड एक साथ सारी चीजों को याद रखना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। कैलकुलस में इतने ढेर सारे फॉर्मूलेज है, देन पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फॉर्मूलेज है, इतने सारी चीजें एक साथ कैसे याद रखेंगे? मैथ्स के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ ऐसे लर्न कर लो कि ये सम ऐसा है, ये सम ऐसा है, ऐसे नहीं होगा। कुछ कुछ स्टेप्स हमें याद रखने पड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। अब जैसे देखा जाए तो मैथ्स के लिए भी शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और दिन का कुछ 4 to 5 आवर्स हमें डेली डेडिकेटेड मैथ्स को देना ही चाहिए। उसमें हमें पूरे फॉर्मूलेज डेली रिवाइज करने चाहिए, और जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा चाहिए। पहले बार नहीं होगा, मुझसे भी नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे, पहले तो मुझे इंटीग्रेशन भी ऐसा पता था कि ऐसा होता है, लेकिन इतने फास्ट नहीं सॉल्व हो रहा था। मैंने धीरे धीरे सॉल्व किया, पहले बार नहीं आया, मैंने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया। अगर आप एक ही चीज़ को 4-5 बार ट्राई करोगे तो आप 5th टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपके दिमाग में वो होगा कि ये सम ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन उसका जो स्टेप, वो जो प्रोसीजर होता है, वो कभी किसी और क्वेश्चन में भी यूज़ होता है। तो डेली प्रैक्टिस की मदद से आप मैथ्स को बहुत जल्दी इंप्रूव करते हो, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूले सभी याद रहेंगे, तो उससे बहुत मदद पड़ती है। ओके, मैथ्स के लिए तुमको सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुमको प्रैक्टिस ही हाँ। करना है, जितना ज्यादा हो सकता है आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व हाँ। करना है, राइट? तो यश, अभी ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। अभी लगभग अभी आपके ही जैसे आपके लास्ट 45 डेज बचे हुए थे, इनके पास भी लास्ट 45 डेज ही बचे। तो आपने मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी? कौन कौन से चैप्टर्स को आपने पहले प्रिपेयर किया था? मैंने ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई चैप्टर पहले से नहीं डिसाइड किया था, मतलब जो भी सीरियल वाइज है वो मैं करता गया। मतलब आज अगर कोई ले अच्छा। लिया इंटीग्रेशन कैलकुलस, तो वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बाकी के जो सेम टॉपिक होते हैं वो एक दिन करना, मतलब रिवाइज करना। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में सब हो जाएगा, पहले दिन ज़रा टाइम लगेगा, दूसरे दिन, फिर ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम एक दिन में बहुत सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो यश, फिजिक्स के बारे में आप कैसे इनको गाइड करेंगे? फिजिक्स भी बहुत डिफिकल्ट जाता है। अभी बोर्ड एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ इनका, तो जब अभी बोर्ड एग्जाम आए थे तब एक साथ उनको सारा का सारा सिलेबस याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जा रहा था। 16 चैप्टर्स उनको याद रखने थे। अभी सीईटी एग्जाम में तो ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस तो पूछे जाते नहीं है, एंड अब सीईटी एग्जाम में इनको 75 चैप्टर्स याद रखने हैं। तो इन लोग ये 75 चैप्टर्स कैसे याद रखें? और स्पेसिफिकली फिजिक्स में इनको बहुत डिफिकल्टीज जा रही है, तो फिजिक्स के लिए आप क्या स्ट्रेटजीज बताओगे इनको?
मैंने फिजिक्स के लिए एक फिक्स शेड्यूल रखा था, मतलब 10:30 से 2:30 तक मैं फिजिक्स पूरा रिवाइज करता था। पहले तो मैंने जो लेसन है फिजिक्स के उस पर थॉरो स्टडी किया और वो स्टडी करते करते नोट्स बनाए। अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखो। तो मैंने पहले तो अलग सर के बहुत वीडियो देखे थे, उसकी वजह से फिजिक्स का बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका था और फिजिक्स मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगा था। और जैसे कि सीईटी का मैंने देखा, जब मैं सीईटी पे स्विच हुआ तो बहुत लोग कह रहे थे कि फिजिक्स मुश्किल है, फिजिक्स मुश्किल है। वो एक्चुअल में मुश्किल नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए फिजिक्स में। वैसे वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन फॉर्मूलेज एक्सचेंज, यहाँ का फॉर्मूला वहाँ लगा के कुछ ना कुछ डिराइव करना, वो सब चीज़ें फिजिक्स में होती है। तो बेसिकली मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स बना के फिर मैंने पहले 1 घंटा पूरे जो शॉर्ट नोट्स बनाए वो 11-12 के, वो पूरा 1 घंटा रिवाइज करता था। वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद ऐसा हो जाता था कि पूरा 11-12 फिजिक्स का ऐसा रिवाइज हो जाता था माइंड में। फिर मैं एक स्पेसिफिक टाइप के टॉपिक लेता था और वो सॉल्व करने लगता था क्वेश्चंस उसके। मतलब अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और मैग्नेटिज्म, ये सब टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक्स लेना, उनके पीवाईक्यूज लेता था और फिर 3 आवर्स बाकी के बचे हुए मैं वो सारे सॉल्व करता था। और वो भी ऐसे नहीं कि ऐसे रैंडम, मतलब टाइम लगा के सॉल्व करता था। तो मतलब मेरा टारगेट था कि 100 से 200 एमसीक्यू तो सॉल्व होने ही चाहिए। पहले तो नहीं होता था, मतलब बहुत दिक्कत आती थी कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। लेकिन धीरे धीरे हम वहाँ पे अलाइन हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि अगर एक क्वेश्चन में ये मेथड यूज़ हो रही है तो दूसरी क्वेश्चन में भी सिमिलर मेथड ही यूज़ होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन वो हमें टाइम के टाइम हो जाता है। ओके, मतलब फिजिक्स में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं जाएगी। तो यश, केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सीईटी के लिए? केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब तुम रटना कह सकते हो, रट लो, पर केमिस्ट्री में मैंने अच्छा। एनालिसिस किया, 40 क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, बाकी के 5 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट होते हैं और जो बचे हुए 5 होते हैं वो टेक्स्ट बुक के किसी एक ऐसे कोने से आते हैं, वहाँ पे बच्चे से निगलेक्ट कर देते हैं। और पक्का हर सेक्शन में, मतलब हर क्वेश्चन पेपर में एक ना 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही है कि वो बहुत ही स्पेसिफिक जगह से आते हैं। तो अगर हमें अच्छा रैंक चाहिए तो उस पर पकड़ होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए हमें बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक रीडिंग चाहिए। मैं केमिस्ट्री के लिए सुबह 5 बजे से 10 बजे तक केमिस्ट्री करता था। उसमें पहले 5 से लेके 8 बजे तक मैं पूरी मतलब अगर एक सिलेबस ले लिया, अभी आज मैं इनऑर्गेनिक कर रहा हूँ तो इनऑर्गेनिक के सारे टॉपिक्स मैं कवर करता था थॉरो रीडिंग के साथ। और फिर उस पर जो बचा हुआ टाइम है उस पर वो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करता था। और ऐसा करते करते अगर आज इनऑर्गेनिक कर दिया तो कल मैं ऑर्गेनिक करता था। और उसके बाद अगर कैलकुलेशन केमिस्ट्री है तो वो करता था। तो मतलब 3-4 दिनों में मेरा पूरा केमिस्ट्री रिवाइज हो जाता था और 4 दिनों के बाद मैं फिर से रिपीट करता था वही प्रोसेस। तो वो करते करते मुझे एक लेसन बहुत ज़्यादा बार रिवाइज हो गया और लास्ट में आते आते बुक पूरा ऐसा रटा हुआ हो चुका था। ओके यश, आपने सीईटी एग्जाम में 180 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आपने इससे पहले तो बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत की होगी। हाँ। तो आपको एक पूरा आइडिया भी आ गया होगा कि सीईटी एग्जाम में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं या नहीं होते, या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं सीईटी एग्जाम में वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस वो सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली? देखो, देखा जाए तो पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सेम एग्जैक्ट वही पीवाईक्यू आएगा, लेकिन उस टाइप के सेम क्वेश्चन सिमिलर बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर मेरा जो पेपर दिया था उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैंने लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस लग ही नहीं रहा था, सेम स्ट्रक्चर दिख रहा था। मतलब क्वेश्चंस अलग थे पर स्ट्रक्चर सेम था, 2-3 कैलकुलेशन वाले डाल दिए, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सेम स्ट्रक्चर था। ऐसे नहीं था कि कुछ ज़्यादा कुछ कम हो गया लास्ट ईयर से। लेकिन बाकी का जो मैथ्स है, मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा। मैथ्स प्रीवियस ईयर जैसा थोड़ा सा तो नहीं था। मतलब मैंने देखा कि मैथ्स में कुछ नए क्वेश्चंस आए थे, वो सीईटी के हिसाब से नए थे, लेकिन वो बेसिकली जेई के क्वेश्चन थे, जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे डाल दिए थे सीईटी में। तो वो चीज़ मुझे याद जैसे दिखी। और तो मुझे यही लगता है कि सीईटी में अब जो नए क्वेश्चंस आएंगे वो शायद जेई के जो इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होंगे तो वो आ सकते हैं। तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ सीईटी करो, थोड़ा सा जेई के हार्ड लेवल क्वेश्चंस देख के जाना। वैसे आपके टाइम पे जब आपकी 8 अगस्त को शिफ्ट हाँ। थी, तब आपके शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे? आपका पूरा पेपर कैसा था? इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था? वैसे पेपर तो मॉडरेट ही था,
देखा जाए तो फिजिक्स इजी था, केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो बहुत इजी था। केमिस्ट्री ऐसे मतलब 30 मिनट्स में केमिस्ट्री कवर हो गया। फिजिक्स थोड़े से क्वेश्चन अलग थे, मतलब ऐसे नहीं थे सिलेबस के बाहर के ट्रिकी थे, थे। वही थे, पर थोड़ा सा ज़्यादा डेरिवेशन करना पड़ रहा था, तो फिजिक्स में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। मैथ्स एकदम सरप्राइजिंग था, ऐसा नहीं था कि पीवाईक्यू जैसे एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस आ गए थे कि ये ऐसा वो वैसा होगा। कुछ अलग अलग नई नई चीज़ें दिख रही थी। सीईटी के हिसाब से वो नहीं थी, लेकिन मैंने जो जेई का प्रिपरेशन किया था वैसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आए थे सीईटी में, मेरे मेरे इसमें। तो अब तो अभी इनको एडिशनल थोड़ी तैयारी करनी हाँ। है मैथ्स के लिए। तो इनको अभी कौन सी बुक्स सजेस्ट करोगे जहाँ से इन लोग थोड़ा और एडिशनल पहले से ही प्रिपेयर है? अगर इस इन केस ये साल भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर सारे जितने भी सारे शिफ्ट हुए थे मैंने भी एनालिसिस किए थे, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट था लास्ट ईयर। हम लोग को लगा था कि फिजिक्स डिफिकल्ट जाएगा बच्चों को, लेकिन बच्चों को लास्ट ईयर जो है मैथ्स डिफिकल्ट गया। और क्योंकि मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने भी एनालिसिस किया, वो सब जेई लेवल के क्वेश्चंस थे। तो जो जो बच्चे ने जेई की अच्छी तैयारी की होगी तो उनको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आए सीटी एग्जाम में। लेकिन अभी इन लोग जो है पूरा फोकस सीईटी के लिए दे रहे, तो अभी इनको थोड़ा एडिशनल मेहनत करना है, थोड़ी एडिशनल तैयारी करनी है सीईटी के लिए। तो अभी इन लोग कौन सी बुक को फॉलो करनी चाहिए? अभी के टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगा कोई बुक मत लो। जेई के जो पीवाईक्यू है जेई के, उसमें से जो मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी देखो। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन है तो वो भी ट्राई करो, लेकिन जेई के पीवाईक्यूज जो 2016 से लेकर है उनमें ज़रा गो थ्रू करो। एडवांस के नहीं, मेंस के तो कर ही लो, उससे फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि सीईटी जिन्होंने सिर्फ सीईटी की थी उनका वही हुआ था कि उनको मैथ्स थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन जिन्होंने जेई की थी उन्हें पता था कि ऐसे ऐसे सम तो हमने सॉल्व किए, तो उनके लिए ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो गए, लेकिन एक ईज ऑफ सॉल्विंग होता है। अगर आपने पहले क्वेश्चन देख लिया है तो ईज ऑफ सॉल्विंग रहता है उसमें। यही चीज होती है, देखो स्टूडेंट्स, अभी 99 परसेंटाइल वाले भी स्टूडेंट्स 3000 स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल स्कोर करके लेके आते हैं। लेकिन अब अगर तुमको सीओईपी जैसे टॉप कॉलेज में या वीजेटीआई जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ही पड़ेगा। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तब जाके आपको ऐसे सीओईपी वीजेटीआई से टॉप कॉलेज में जाके आपको एडमिशन मिल सकता है। जैसे यश पवार ने अभी सीईटी के लिए उन्होंने जेई के भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की थी, तब जाके उनको उनके शिफ्ट में जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। मतलब कहीं ना कहीं तुमको हर एक चीज जो है वहां पे यूजफुल होने ही वाली है सीईटी एग्जाम के टाइम पे। तो आपको है कि आपको बस स्टडीज करते रहनी है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप सीईटी एग्जाम में अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे एंड टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे। यश, तो फिर आप इन सभी स्टूडेंट्स को कैसे सजेस्ट करोगे कि ये लास्ट के 40 डेज में कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, इनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एकदम फ्रॉम स्क्रैच लेवल टू एडवांस लेवल तक अगर इनको प्रिपरेशन करवानी है तो? मैं तो कहूँगा किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम मत दो, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ। इस समय ज़्यादा कर लूँगा तो ये अच्छा हो जाएगा। तीनों सब्जेक्ट का इक्वल बैलेंस होना चाहिए। मेरा जो शेड्यूल था, मैंने हर सब्जेक्ट को 4 to 5 आवर्स डेली डेडिकेटेड दिए थे। और अभी का टाइम ऐसा है कि हमें पूरी प्रोडक्टिविटी चाहिए 100%। अभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो हमें अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है अभी इस लास्ट पीरियड में। क्योंकि अगर तुम कुछ डिस्ट्रैक्शन में चले गए या कोई टाइम पास कर रहे हो तो याद रखो कि कोई और बच्चा होगा ज़रूर जो अभी पढ़ रहा होगा। तो हमें कंपटीशन में बरकरार रखने के लिए अभी बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे स्ट्रगल करने की बहुत ज़रूरत है। और जो भी हमें करना है वो अब प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करो कि अभी मैं आज ये करूँगा, और वो पूरा करना ही है क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बचा है। क्योंकि बाद में तो अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छी बात होती है, सब आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन अभी इस लास्ट मोमेंट पे अगर आपने थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ें करने की ट्राई किया तो आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन मैं लास्ट को बोलूँगा कि अभी लास्ट का टाइम है तो पूरी तरह से फोड़ दो एग्ज़ाम को, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो, जितने भी आपके पास ताकतें पूरी लगा दो एग्ज़ाम में देने के लिए। ओके यश, फिर अभी इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कुछ टिप्स बताना हो कि ऐसे कुछ टिप्स रहेंगे एग्जाम टिप्स या फिर ऐसी कोई स्ट्रेटजी, थोड़ी इनकी प्रिपरेशन जो है थोड़ी सी बूस्ट हो जाए। पहले तो अगर तुम्हारी कोई दोस्त है तो दोस्तों की ज़्यादा सुनो मत। मतलब ऐसा होगा कि तुम्हारे थोड़े से कम आ रहे मार्क मॉक टेस्ट में, कोई दोस्त आके बोलेगा कि मेरे ज़्यादा आ रहे। डीमोटिवेट नहीं होना है, अभी खुद पे भरोसा रखो। अगर तुम जेन्युइनली पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट होने ही वाला है। तो अभी अपने आप पे पूरा फोकस्ड रहो।
बाकी की चीज़ों पे कुछ ध्यान मत दो। और अगर टिप्स को बोला जाए तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है अभी। और अगर बताया जाए तो एग्ज़ाम के टाइम हमें बहुत ज़्यादा ऐसा अंदर से टेंशन होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मेरी सुनो कि अगर हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर तो दिमाग पे होता ही है। अगर पर हम जब एग्ज़ाम पे सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग ही माहौल होता है। अगर हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो अच्छा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप पे। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए अभी से पूरे अच्छे से प्रिपेयर करना। तो यश, अभी एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। अब अभी आपने सीओईपी में एडमिशन ले लिया है, थोड़ा सीओईपी की लाइफस्टाइल के बारे में बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो सीओईपी का। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर लगभग हो ही गया है, खत्म हो ही गया आपका, तो आपने क्या चीजें एक्सप्लोर की, कैसा लग रहा आपको सीओईपी में जाके? सीओईपी वैसे बताया जाए तो बहुत चिल कॉलेज है। मतलब यहाँ पे आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा ऐसा करियर ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन वो साइड साइड में बहुत चीज़ें अच्छी भी चीज़ें भी करते हैं। और फेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। एग्ज़ाम्स का बताया जाए तो थोड़ा सा टफ होता है बाकी कॉलेजेस से कंपेरेटिवली। लेकिन अगर आप सीईटी कर रहे हो तो आपको ये एग्ज़ाम भी वैसे ही स्ट्रगल करके हो जाएगा ये एग्ज़ाम भी। और बाकी बताया जाए तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा कोई रिग्रेट फीलिंग नहीं होता कि मैंने ये नहीं किया तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस कॉलेज से। तो काफ़ी यूज़फुल सेशन था आज का। यश, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। होप बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट हुए होंगे इस सेशन के थ्रू। लास्ट में यश, आप कुछ कहना चाहते हो सभी स्टूडेंट्स के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैं भी ऐसे इंटरव्यूज़ देखता था टॉपर लोग के कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, उनसे मोटिवेट होकर मैं भी पढ़ता था। तब मैं सोचता था कि मैं भी कभी इंटरव्यू दूंगा। अब आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि फोड़ दो और नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे इंटरव्यू देना और किसी और से कहना। ओके, नाइस। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये यश ने जो अचीवमेंट ली है ये अभी यहाँ पे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलती है। अगर आपने हॉनेस्टी के साथ मेहनत की तो आपको डेफिनेटली सक्सेस तो मिलने ही वाली है। डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बस हॉनेस्टी के साथ, सिंसियरली के साथ बस स्टडी करो, देन डेफिनेटली आपका रिजल्ट ही आपको बताएगा कि आपने कितनी अच्छे से मेहनत की एंड आप किस मुकाम पे हो। तो यश ने भी काफ़ी मेहनत की थी। यश आज सीओईपी में सीएस में एडमिशन लिया, ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये सेशन से काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। एंड आप सभी स्टूडेंट्स का कौन सा ड्रीम कॉलेज है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे एक नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए